हाय दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हम लोग ने बात की सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। उसके पैरामीटर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन, इक्विवेलेंट सर्किट, सारी चीजें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के अराउंड ऑसिलेट कर रही थी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो देखो, अभी तक जितना भी हमने सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है, अब उसे आगे हम लोग बोलेंगे टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि उसके अंदर दो वाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ऑटो ट्रांसफॉर्मर एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर होता है जिसके अंदर एक ही वाइंडिंग होती है और उसी से इनपुट और आउटपुट दोनों जनरेट किए जाते हैं। तो इसीलिए एक होगा टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर और एक होगा वन वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, और उसे बोलेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें लिखना, जनरली ट्रांसफॉर्मर हैज टू वाइंडिंग्स, जनरली ट्रांसफॉर्मर हैज टू वाइंडिंग्स, one for input and the other for output, one for input and the other for output. But in auto transformer we have a single winding. In auto transformer we have a single winding which is tapped in order to connect the load. तो अब इसमें हम करते क्या है, एक वाइंडिंग होती है जिसपे इनपुट देते हैं और उसी पे टैपिंग प्रोवाइड करके आउटपुट ले लेते हैं। तो देखो जनरली कैसे होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो टॉरॉइडल कोर है, अगर एक टॉरॉइडल कोर है तो इसके ऊपर हमारी वाइंडिंग प्रेजेंट रहेगी। जैसे देखो मैंने वाइंडिंग बना ली, ये वाइंडिंग इस तरह से ना पूरे पे स्प्रेड रहेगी। तो मैं हेलिकल वाइंडिंग दिखा रहा हूं बस यहां पे स्टैंडर्ड, क्योंकि हेलिकल वाइंडिंग ही दिखाई जाती है। ठीक है, एक्चुअल में बहुत टाइटली वूंड होता है, हम तो काफी यहां पे कम नंबर ऑफ टर्न्स दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हुआ। तो ये एक पूरी कॉइल हो गई जिसके दो टर्मिनल्स हैं। अब यहीं पे कहीं ना कहीं पे हम एक टैप प्रोवाइड कर देते हैं। ये क्या हो गया, टैप। इस टैप से निकल जाता है तीसरा टर्मिनल। अब बहुत सारे ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ये जो टैप होता है मूवेबल होता है। तो इसको हम इन जनरल कैसे शो करते हैं, स्टैंडर्ड सर्किट की फॉर्म में। पहले देखो एक वाइंडिंग बना लेते हैं, ऐसे एक वाइंडिंग बना ली। अब ऐसे एक टैप प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये टैप को ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, यहां वाइंडिंग एक ही है जिसको टैप करके हम लोग आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। अब जैसे कि एक टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन, यानी वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकता है और वोल्टेज को रिड्यूस भी। सेम वे में ऑटो ट्रांसफॉर्मर भी स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों के लिए काम कर सकता है। कैसे, एक सिंपल सी बात सोचो, अगर इधर इनपुट लगा रहे हो और राइट हैंड साइड पे आउटपुट, तो आउटपुट पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो ये है स्टेप डाउन। राइट पे इनपुट लगा लो और लेफ्ट पे आउटपुट, तो आउटपुट पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं तो ये हो जाएगा स्टेप अप। तो एक पॉइंट लिखना, इन वेरिएबल ऑटो ट्रांसफॉर्मर द टैप इज मूवेबल। In variable auto transformer, the tap is movable by which
द नंबर ऑफ टर्न्स कैन बी वेरीड बाय विच द नंबर ऑफ टर्न्स कैन बी वेरीड टू चेंज द आउटपुट वोल्टेज, टू चेंज द आउटपुट वोल्टेज। अगला पॉइंट, if number of turns are higher, if number of turns are higher on load side, then it is step up auto transformer, and if number of turns are less, on load side, then it is step down auto transformer, ठीक है। तो वन बाय वन बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन देखते हैं। अब देखो क्या होता है, स्टेप डाउन में आउटपुट की तरफ नंबर ऑफ टर्न्स कम रखे जाएंगे। अब ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग्स में डॉट मैं प्लेस कर देता हूं। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये वाली डॉट एक पॉजिटिव है, ये हाई वोल्टेज साइड है ना इसलिए H, तो ये वाली डॉट भी पॉजिटिव होगी, ये हो गई VL। HV साइड का जो करंट है IH, LV साइड का जो करंट है दैट इज IL। तो देखो प्राइमरी में जो सोर्स लगा है वो पावर डिलीवर कर रहा है, पॉजिटिव से करंट निकल रहा है। सेकेंडरी में जो लोड लगा है वो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, और होना भी यही चाहिए। ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाला सोर्स पावर डिलीवर करे और सेकेंडरी वाला लोड पावर एब्जॉर्ब करे। तो वैसा ही कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमारा बन भी रहा है। अब देखो ये वाली नोड देखना, या तो चलो सबसे पहले एक चीज समझो कि इधर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है NH, इधर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं दे आर NL। तो इधर कितने बचे, NH माइनस NL। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मर में एक चीज जानते हैं, कैसा भी ट्रांसफॉर्मर हो, अगर एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो हम पावर कंजर्वेशन लगा सकते हैं, कोई लॉसेस तो होंगे नहीं। तो पावर कंजर्वेशन क्या बताएगा कि भाई VH इंटू IH इक्वल टू VL इंटू IL। मैंने एपरेंट पावर दोनों साइड की बैलेंस कर दी। अब हम एक चीज जानते हैं कि जो VH है वो VL से बड़ा है। अगर VH बड़ा है तो इसका करंट छोटा होगा, तो IH विल बी लेस देन IL। अब ये वाली नोड पे ध्यान दो, मैं टर्मिनल भी मार्क कर देता हूं A B C। तो नोड B पे ध्यान दो, एट नोड B अगर KCL लगाया जाए तो देखो ऊपर से करंट आ रहा है IH, बाहर जा रहा है IL। बड़ा कौन है, IL। तो मैं ये कहूंगा यहां पे एक और करंट आ जाएगा, सपोज I। अब KCL लगाओ, I इनकमिंग है, IH इनकमिंग है और IL आउटगोइंग है। तो I कितना हो गया, IL माइनस IH। अब देखो ये लग रहा होगा कि मैंने करंट को ऊपर की तरफ ही क्यों माना है, मानने को तो नीचे भी मान सकते थे। बिल्कुल मान सकते हो, नीचे मानोगे तो आएगा IH माइनस IL। फिर मुझे पता है IL बड़ा है तो ये वैल्यू नेगेटिव हो गई। अगर IH माइनस IL है, छोटी में से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे नेगेटिव आएगी, तब भी तो डायरेक्शन रिवर्स करोगे। तो ये हमारे पास करंट आ गया। अब हमें क्या मिल चुका, हमें करंट मिल चुके दोनों वाइंडिंग्स के अंदर, AB और BC के अंदर। अब देखो इसमें BC जो है वो कॉमन वाइंडिंग है, दोनों में कॉमन है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो BC को कहते हैं कॉमन वाइंडिंग, जो कि दोनों तरफ कनेक्टेड हो, प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी।
और जो कॉमन नहीं होती उसे कहते हैं सीरीज वाइंडिंग। तो ए बी क्या कहलाएगी, ए बी विल बी कॉल्ड एज सीरीज वाइंडिंग। ठीक है, ये नाम याद रखना। कॉमन वाले हो तो कॉमन वाइंडिंग बोलते हो और बची हुई वाइंडिंग को बोलते हैं सीरीज वाइंडिंग। यहां तक क्लियर है जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। अब इसके बाद देखो क्या होता है कि इसको एज अ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर भी व्यू कर सकते हो, यानी जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हो। अब वो कैसे, ये बात पे ध्यान देना। इसको एज अ दो वाइंडिंग ले सकते हो, एक तो ये हो गई ए बी और दूसरी हो गई बी सी, ये हो गई ना। अब इधर टर्न्स हैं NH माइनस NL और दूसरी तरफ है NL। तो जहां टर्न्स है NH माइनस NL वहां वोल्टेज कितना होगा, VH माइनस VL। सिंपल सा रीजन, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो जहां टर्न्स आधे तो वोल्टेज भी आधा। और इधर कितना वोल्टेज है, VL। इस वाइंडिंग में करंट हम जानते हैं, अभी निकाला है, IL माइनस IH। और इस वाइंडिंग में करंट जानते हैं IH। ये बात क्लियर हुई। और देखो यहां पे ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल भी सेटिस्फाई हो रहा है कि एक डॉट में करंट एंटर कर रहा है तो दूसरी डॉट से लीव कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं करंट एंटर्स डॉट इन AB और करंट लीव्स डॉट इन BC। तो क्या करते हैं, अगर एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर की कॉमन और सीरीज वाइंडिंग को अलग अलग कर लें तो इसको एक टू वाइंडिंग या एक नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर की तरह भी व्यू कर सकते हो। अब इसके बाद हम क्या जानते हैं कि इन टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, पावर कैसे जाती है प्राइमरी से सेकेंडरी, हम ये कहते हैं पावर is transferred from primary to secondary by magnetic coupling। या ट्रांसफॉर्मर में कौन सा फिनोमिना चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पावर जो भी ट्रांसफर होती है वो इंडक्शन से चलती है। तो अगर मैं पूछूं कि कितनी पावर ट्रांसफर हुई इंडक्शन से, तो किसी भी एक तरफ से निकाल लो। किस तरफ से निकालोगे, या तो प्राइमरी से या सेकेंडरी से, या एस इंडक्शन कह दो। तो कैसे लिख सकते हो, VH माइनस VL इंटू IH, या सेकेंडरी से लिखते तो VL इंटू IL माइनस IH। ये हो गया ना। अब देखो जैसे ट्रांसफॉर्मर में हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो डिफाइन करते हैं, सेम वे में यहां पे भी डिफाइन किया जाता है। मैंने ये बताया था ट्रांसफॉर्मर में जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होता है वो हमेशा हाई वोल्टेज बाय लो वोल्टेज होता है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे भी हम डिफाइन करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, जो कि होता है VH बाय VL, हाई वोल्टेज बाय लो वोल्टेज। और कई लोग ऐसा भी कर लेते हैं, लो वोल्टेज बाय हाई वोल्टेज को K कह देते हैं। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टर्मिनोलॉजी फॉलो होती है। मैं फर्स्ट वाली फॉलो करूंगा क्योंकि मैंने टू वाइंडिंग में भी बोला था ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का मतलब HV बाय LV। तो ये तो बात आ गई वोल्टेजेस का रेशो। दूसरा अभी हमने ये भी देखा कि VH IH इक्वल टू VL IL, ये भी हमने देखा। इसका मतलब IH बाय IL इज VL बाय VH 1 बाय
तो करंट्स में उल्टा रेशियो चलता है। ये तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में भी था कि अगर वोल्टेजेस में N1/N2 आ रहा है तो करंट्स में N2/N1 आता है, अपोजिट रेशियो आता है ना, ये भी बात क्लियर है। बट टू वाइंडिंग में हमने एक और चीज देखी थी जिसको हम कहते हैं एमएमएफ बैलेंसिंग। अब देखना एमएमएफ बैलेंसिंग कैसे होगा। इसके लिए वो टू वाइंडिंग वाला कंस्ट्रक्शन देखो, मैंने एक ऑटो ट्रांसफार्मर को टू वाइंडिंग में तोड़ रखा है ना, तो प्राइमरी वाइंडिंग में कितने टर्न्स हैं, NH माइनस NL, करंट कितना है IH, सेकेंडरी में है NL टर्न्स और करंट है IL माइनस IH। ओपन करो ब्रैकेट, NH IH माइनस NL IH, NL IL माइनस NL IH, ये कट गया। तो NH IH NL IL which means IL by IH is NH by NL which is auto transformation ratio। ठीक है, तो चाहो तो ये पावर कंजर्वेशन से भी आ सकता है और चाहो तो ये एमएमएफ बैलेंसिंग से भी आ सकता है। तो इसमें देखो हम लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के उठा करके किस में ले आ रहा हूं, ऑटो ट्रांसफार्मर में। लेकिन कैसे कि मैंने ऑटो को टू वाइंडिंग में तोड़ दिया है, कैसे कि एक कॉमन वाइंडिंग ले लिया और एक सीरीज वाइंडिंग। तो ये भी एक पॉइंट लिख लो, if the common and the series winding of auto transformer are separated, if the common and the series winding of auto transformer are separated, then it can be treated as two winding transformer in which we can apply MMF balancing, and also determine the power transferred from one winding to the other, by means of induction, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई कि ऑटो ट्रांसफार्मर को हम एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में तोड़ सकते हैं। अब देखो बहुत बार क्या कंफ्यूजन आता है लोगों के माइंड में कि ये जो सर्किट है ना, ये देख करके पोटेंशियल डिवाइडर जैसा लगता है, जो पोटेंशियोमीटर का सर्किट नहीं होता जहां जॉकी को हम वायर पे मूव करके वोल्टेज वेरी करा लेते हैं। तो ये देखने में तो उस जैसा ही लग रहा है बट ये एक्चुअल में वो नहीं है। एक्चुअल में इसलिए नहीं है, उसका रीजन सबसे बड़ी बात कि एक पोटेंशियल डिवाइडर कभी भी वोल्टेज को स्टेप अप नहीं कर सकता, इंक्रीज नहीं कर सकता। पोटेंशियल डिवीजन कैन ओनली रिड्यूस द वोल्टेज, बट एन ऑटो ट्रांसफार्मर कैन इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज द वोल्टेज। तो भले एक छोटा सा क्वेश्चन ये बना के लिख लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटो ट्रांसफार्मर and a potential divider, auto transformer and a potential divider। ठीक है, तो अब इसके अंदर लिखना a potential divider can only reduce the voltage, applied across it, whereas an auto transformer can be used to step up or step down the voltage, or step down the voltage।
ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस होता है एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर और एक पोटेंशियल डिवाइडर में। देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन वर्किंग अलग अलग है। अब देखो अभी तक जो भी हमने बात की, हमने बात किस बारे में की है? वोल्टेजेस के बारे में और करंट्स के बारे में। और मैं रिलेशन लिख देता हूं, अभी तक हमने क्या डिराइव कर लिया है। हम लोग डिराइव कर चुके हैं VH बाय VL इक्वल टू NH बाय NL इक्वल टू IL बाय IH इक्वल टू ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब मैं बात करूंगा एपरेंट पावर के बारे में, तो मैं लिखता हूं VA रिलेशंस, वोल्ट एम्पियर रिलेशन। ठीक है, अब VA रिलेशंस की जब बात करते हैं, सबसे पहले देखो ऑटो ट्रांसफॉर्मर की एपरेंट पावर क्या होगी। अगर प्राइमरी से निकालते हो तो VH IH, सेकेंडरी से निकालो तो VL IL। अब इसमें मैंने बताया कि एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर ही एक टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर छिपा है। ठीक है, ये हमने किया था ना, ऑटो ट्रांसफॉर्मर को टू वाइंडिंग में तोड़ा था और इसकी एपरेंट पावर भी हमने निकाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है इसके अंदर, उसकी एपरेंट पावर को क्या लिख सकते हो? इंडक्शन से जाने वाली पावर। इंडक्शन से जाने वाली पावर कितनी है? VH माइनस VL इंटू IH। यहां से VH को क्या लिख सकते हो? यहां से VH या VL को लिख लो, VL को लिख सकते हो VH बाय A। यहां से लिख रहा हूं मैं, ये जो मैंने रिलेशन लिखा है ना, तो VL को मैंने लिख दिया VH बाय A। तो VH कॉमन निकाल लो, तो ये आया VH IH। VH IH क्या है? S ऑटो। यानी देखो ये जो टू वाइंडिंग वाली पावर है, ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर की पावर के बराबर नहीं है, उससे कम आएगी ना, 1 माइनस समथिंग कर रहे हो। और ये जो AA है ना, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा क्योंकि हाई अपॉन लो है, तो 1 से तो बड़ा ही आएगा। तो टू वाइंडिंग या इंडक्शन से जाने वाली पावर ऑटो ट्रांसफॉर्मर की पावर से कम है। ठीक है, यही डेरिवेशन तुम दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते थे। एस इंडक्शन का दूसरा फॉर्मूला क्या था? VL IL माइनस IH। अब IH को IL की टर्म्स में लिखो, क्या लिखोगे? IH इधर ले जाओ, AA नीचे ले आओ, तो IL माइनस IL बाय AA। IL कॉमन ले लो, क्या बचा? 1 माइनस 1 बाय AA। VL IL क्या है? S ऑटो। तो देखो दोनों से सेम फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसमें एक पॉइंट लिखना, एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर internally contains a two winding transformer. An auto transformer internally contains a two winding transformer, and the apparent power of that two winding transformer and the apparent power of that two winding transformer or the power transferred by induction is less than total power of auto transformer, is less than total power of auto transformer, which means there must be some other method of power transfer from one side to the other.
मेरी बात को समझो, अगर ऑटो ट्रांसफॉर्मर कह रहा है पावर है 100 मेगावाट और उसके अंदर बना 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर सिर्फ 60 ट्रांसफर कर रहा है, इसका मतलब बाकी 40 जाने का कोई रास्ता होना चाहिए। अब ध्यान से देखना यहां हो क्या रहा है। देखो, ये जो करंट है आई, ये एक्चुअल में क्या है, IL माइनस IH। इस करंट को जब VL में मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया इंडक्शन से जाने वाली पावर। यानी इस वाइंडिंग का वोल्टेज और करंट मल्टीप्लाई कर दें, यानी कॉमन वाइंडिंग की जो पावर है दैट इज द पावर ट्रांसफर्ड बाय इंडक्शन। तो ये वाला भी एक पॉइंट लिख लो भले ही, द पावर ऑफ कॉमन वाइंडिंग, द पावर ऑफ कॉमन वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग, द पावर ऑफ कॉमन वाइंडिंग यानी चाहे तो BC ले लो और चाहे तो AB, और सीरीज वाइंडिंग represents the power transferred by induction, represents the power transferred by induction। लेकिन देखो क्या हुआ, लोड में जाने वाला करंट IL माइनस IH नहीं था, लोड में IL जा रहा था। बात देखो, यहां पे हमने सिर्फ कौन सी पावर निकाली है, IL माइनस IH की, लेकिन लोड में कौन सा करंट गया है, IL, यानी IL माइनस IH में IH ऐड होके गया है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये वाला करंट तो ऐसे जा ही रहा है और ये जो प्राइमरी से करंट आ रहा है ये भी जा रहा है, ठीक है। तो यानी प्राइमरी का करंट डायरेक्टली भी लोड में जाता है और इसे कहते हैं कंडक्शन। देखो, जब एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर होता है तो प्राइमरी में करंट होता है सोर्स का, सेकेंडरी में करंट होता है लोड का। प्राइमरी का कोई भी डायरेक्ट करंट सेकेंडरी में नहीं घुसता, लेकिन हमें यहां क्या दिख रहा है कि सेकेंडरी का करंट लोड में जा रहा है, साथ साथ प्राइमरी का करंट भी लोड के अंदर जा रहा है। तो अगर प्राइमरी का करंट भी लोड में जाएगा तो वो करंट भी कुछ पावर ट्रांसफर करेगा और उसे बोलेंगे पावर ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। तो इसमें लिखना, द करंट एंटरिंग द लोड, द करंट एंटरिंग द लोड is sum of primary and secondary current, is sum of primary and secondary current, which means certain amount of power, which means certain amount of power is directly transferred, certain amount of power is directly transferred from source to the load, from source to the load, and it is called as conducted power, it is called as conducted power। देखो इसका मतलब ये हुआ, सोर्स से चलने वाला करंट IH था, ये करंट लोड में भी गया। सोर्स से लोड में अगर कोई करंट डायरेक्टली पहुंच रहा है तो दैट इज पावर ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, और अगर ट्रांसफॉर्मर एक्शन से जा रहा है तो पावर ट्रांसफर्ड बाय इंडक्शन। तो पावर ट्रांसफर के दो तरीके हुए, एक तो ट्रांसफॉर्मर की तरह और एक डायरेक्टली करंट फ्लो से। करंट फ्लो से जो पावर ट्रांसफर होगी उसे बोलेंगे कंडक्शन, ठीक है। ये वाला तो क्लियर हो गया ना, 2 वाइंडिंग वाला। अब देखो ये S कंडक्शन निकालने का तरीका क्या है। सोर्स से लोड में कितना करंट डायरेक्टली जा रहा है, सोर्स से लोड में करंट जा रहा है डायरेक्टली IH, और कितनी वोल्टेज है इसके अक्रॉस, VL। लोड में जो करंट जा रहा है सोर्स की वजह से वो है IH, ये वाला करंट IH आ रहा है ना देखो, और ये IL माइनस IH, यही तो मिलके IL बना है। तो सोर्स से लोड में करंट IH जा रहा है और लोड की वोल्टेज है VL, तो IH इंटू VL। अब IH इंटू VL कैसे लिखोगे, IH को लिख लो IL बाय AA, तो ये हो गया। VL इंटू IL क्या हो गया, S ऑटो बाय AA, ठीक है। अब यहां पे देखो S कंडक्टेड प्लस S इंड्यूस्ड, S कंडक्टेड है S ऑटो बाय AA,
एस इंड्यूस्ड अभी हमने निकाला था एस ऑटो 1 माइनस 1 बाय ए। अगर दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा एस ऑटो। यानी ऑटो ट्रांसफॉर्मर में पावर ट्रांसफर के दो रास्ते हैं, एक इंडक्शन और एक कंडक्शन। इसी वजह से ऑटो ट्रांसफॉर्मर की जो पावर आती है दैट इज लार्जर एज कंपेयर टू अ 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। एक पॉइंट यही लिखो, द पावर ट्रांसफर्ड इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, the power transferred in auto transformer will be higher than 2 winding transformer, will be higher than 2 winding transformer because power is also transferred by conduction। अब देखो इसके अंदर स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर इतनी ही चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूं कि क्या क्या बातें मालूम होनी चाहिए। देखें एक बार, सबसे पहली बात, ये जो मैंने वोल्टेज का रिलेशन लिखा है, ये क्लियर है? ठीक है, वोल्टेज का रिलेशन क्लियर है। पावर कंजर्वेशन कहता है VH IH इक्वल टू VL IL। इसके बाद पावर ऑफ कॉमन वाइंडिंग इक्वल टू पावर, और ये जो है ना एस ऑटो होता है, ये भी लिख देता हूं, और सीरीज वाइंडिंग इक्वल टू ट्रांसफॉर्म्ड माने इंड्यूस्ड, VA माने एपरेंट पावर। तो ट्रांसफॉर्मर एक्शन से जो पावर जाती है उसको ट्रांसफॉर्म्ड VA कहते हैं। और वोल्टेज, या ऐसे कर लो सिंपली, कंडक्टेड VA इक्वल टू एस ऑटो बाय ए। ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में पावर ट्रांसफर के दो रास्ते हैं, ट्रांसफॉर्म और कंडक्शन। ये बात क्लियर हुई? अब अगले पे चलते हैं, अगले सर्किट की बात करते हैं, दैट इज स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो जैसे स्टेप डाउन कर सकते हो ऐसे ही स्टेप अप भी कर सकते हो। तो अगला लिख लेना स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अब देखो बहुत सारे कंसेप्ट तुम जान चुके हो, अब उसी अकॉर्डिंगली मैं उन डेफिनेशंस को डायरेक्टली यूज करूंगा, बार बार सेम डेफिनेशन रिपीट नहीं करेंगे। तो अब मैं देखने वाला हूं क्या, स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ठीक है भाई, आते हैं इस पे। स्टेप अप का मतलब क्या है कि आउटपुट पे वोल्टेज ज्यादा मिलनी चाहिए। आउटपुट पे वोल्टेज ज्यादा कब मिलेगी, जब आउटपुट पे नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा होंगे। आउटपुट पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कब होंगे, देखो अगर मैं सोर्स और लोड के साइड के टर्मिनल्स एक्सचेंज कर दूं। बात क्लियर हो रही है? ये A, ये B और ये C, डॉट्स दिखा देता हूं। अब यहां टर्न्स कम है तो यहां की वोल्टेज VL, यहां टर्न्स ज्यादा है तो VH। VL का करंट IL सोर्स से निकलते हुए, VH का करंट IH लोड में जाते हुए। अब हमें क्या पता है, हम एक चीज जानते हैं बेसिक, VH बाय VL इज NH बाय NL इज IL बाय IH इज AA। तो ये जो टर्न्स हैं ये हैं NL, ये जो पूरे टर्न्स हैं
ये है NH, यानी जो सीरीज वाइंडिंग है इसमें टर्न्स है NH माइनस NL। ठीक है, यहां पे भी AB को सीरीज वाइंडिंग बोलोगे और BC को कॉमन वाइंडिंग। देखते चलना कितने कॉन्सेप्ट सीधे कॉपी होंगे पीछे से। AB इज सीरीज वाइंडिंग, BC इज कॉमन वाइंडिंग। अब देखो हम क्या जानते हैं कि V इंटू आई तो दोनों तरफ सेम रहता है, तो जहां वोल्टेज ज्यादा है वहां करंट कम होगा और जहां वोल्टेज कम है वहां करंट ज्यादा होगा। तो हम ये जानते हैं कि VH इज ग्रेटर देन VL, हेंस IL इज ग्रेटर देन IH। अब B वाली नोड पे देखो IL इनकमिंग करंट है और IH आउटगोइंग करंट है, यही तो करंट है IH। तो यानी इधर कितना करंट आ जाएगा, KCL लगाओगे अगर तो ये करंट है IL माइनस IH, इस बार नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन हम देख चुके। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए, कॉमन वाइंडिंग या सीरीज वाइंडिंग की पावर, उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड VA। एस ट्रांसफॉर्म्ड कैसे निकालोगे, देखो इस वाइंडिंग का वोल्टेज होगा सीरीज का VAB इंटू IAB, और कॉमन से जाओगे तो VBC इंटू IBC। AB के अक्रॉस जब NH माइनस NL टर्न्स हैं तो वोल्टेज भी होगा VH माइनस VL, और AB में करंट कितना जा रहा है IH। BC में जब NL टर्न्स है तो वोल्टेज है VL और करंट कितना लिखा हमने IL माइनस IH। किसी से भी अगर सॉल्व करो यहां VL को लिख लो VH बाय A, VH बाय ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, यानी VH IH 1 माइनस 1 बाय AA, यानी S ऑटो 1 माइनस 1 बाय AA। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पहले वाला ही आ रहा है एग्जैक्टली सेम, स्टेप अप स्टेप डाउन में। अब देखो मैंने क्या बोला था, कुछ पावर इंडक्शन से जाती है और कुछ पावर कंडक्शन से। तो ये वाला जो करंट है ये कौन सी पावर बता रहा है, ये इंडक्शन वाली पावर बता रहा है। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये IL जो है इसका कुछ हिस्सा डायरेक्टली जा रहा है। तो अगर मैं पूछूं कंडक्शन वाली पावर कौन सी, कंडक्शन वाली पावर वो है जो डायरेक्टली ट्रांसफर होती है सोर्स से लोड। तो डायरेक्टली कौन सी पावर ट्रांसफर होती है, एस कंडक्टेड, इसको लिखा जाता है VBC इंटू IAB, यानी वोल्टेज ऑफ कॉमन वाइंडिंग इंटू करंट ऑफ सीरीज वाइंडिंग। कंडक्टेड वाली हमेशा होती है वोल्टेज ऑफ कॉमन वाइंडिंग इंटू करंट ऑफ सीरीज वाइंडिंग। वोल्टेज ऑफ कॉमन वाइंडिंग कितनी है भाई, VL है, करंट ऑफ सीरीज वाइंडिंग है IH। VL को लिख लो VH बाय AA, VH IH होता है S ऑटो बाय AA। तो पुराने वाला ही फॉर्मूला आ गया ना कंडक्टेड का। तो ये चीज ध्यान रखो कि स्टेप अप हो या स्टेप डाउन, ये फॉर्मूले हमारे सेम रहेंगे। अब मेरे हिसाब से करंट भी बनाना सीख गए होगे। सोर्स में हमेशा मानोगे पॉजिटिव टर्मिनल करंट या पावर डिलीवर कर रहा है, लोड का पॉजिटिव टर्मिनल पावर एब्जॉर्ब करेगा। फिर जो भी करंट बड़ा होता है उसके हिसाब से KCL लगा के कॉमन वाइंडिंग का करंट निकालते हैं। तो ये भी पॉइंट मार्क कर लो। ऑन द सोर्स साइड, on the source side assume current direction such that on the source side assume current direction such that the source delivers power, such that the source delivers power, and on the load side assume current direction, and on the load side
assume current direction such that load absorbs power. Next point, to find current in common winding, apply KCL at the point of tapping, ठीक है। तो इस तरह से करंट्स निकल जाते हैं। और ये भी मैंने तुम्हें बता दिया कि कंडक्टेड VA क्या होता है, वोल्टेज ऑफ कॉमन वाइंडिंग इनटू करंट ऑफ सीरीज वाइंडिंग, और दोनों में से किसी भी वाइंडिंग की जो पावर आती है वो होती है ट्रांसफॉर्म्ड VA। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का फायदा क्या हुआ कि इसकी केवीए रेटिंग या इसकी एपरेंट पावर टू वाइंडिंग से कहीं गुना ज्यादा होती है। तो ये वाला भी एक पॉइंट लिख लो, द केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर is much higher as compared to two winding transformer, which is an advantage, ठीक है। ये मेरी बात क्लियर हुई। तो देखो, स्टेप डाउन और स्टेप अप के अंदर इतने कॉन्सेप्ट मोर देन सफिशिएंट हैं। अब हम आगे क्या बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर एक टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से बनाया जाए। जैसे मैंने बोला ऑटो को तोड़ सकते हो टू वाइंडिंग में, ऐसे ही उल्टा भी तो कर सकते हो, टू वाइंडिंग को जोड़ करके क्या बना सकते हो, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो आगे हम यही बात करेंगे, हाउ कैन वी रियलाइज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूजिंग टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। लेकिन वो सब बातें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में बस हमने ऑटो ट्रांसफॉर्मर को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो बाकी बातें अगले वीडियो में। थैंक यू।